नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टार क्लिनिक। स्टार क्लिनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्हेलर के इस्तेमाल में होने वाले कॉमन मिस्टेक्स। जब लोग लंबे समय से इन्हेलर्स को यूज कर रहे होते हैं तो वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो बिल्कुल ठीक से यूज कर रहे हैं, बट आपको जान के हैरानी होगी कि 90% लोग इन्हेलर्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। उनके इन्हेलर के इस्तेमाल में कोई ना कोई एक मेजर गलती जरूर होती है। इसका नतीजा क्या है? एक तो आप अपनी दवा वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा आप उसके ऊपर होने वाले पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। नतीजा, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको सांस के सिम्टम्स बने के बने रहते हैं, आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो आपको हॉस्पिटलाइज या एडमिट होने की भी नौबत आ जाती है। इससे क्या है, अगर आप एक एडल्ट हैं तो आप ऑफिस मिस कर रहे हैं, आपकी सैलरी कट हो रही है। अगर आप एक बच्चे हैं तो आपका बार बार स्कूल एब्सेंटिज्म हो रहा है और उस बच्चे की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है। और इन सब चीज़ों के अलावा अंदर से क्योंकि आपके फेफड़े का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, आपके फेफड़े समय के साथ धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होते जाते हैं। जबकि इन्हेलर्स हम आपको इसलिए दे रहे थे कि हम आपके फेफड़े को हेल्दी रखें, जबकि क्योंकि इन्हेलर ठीक से जा नहीं रहा है इसलिए आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं। तो हम इतनी बात तो समझ गए हैं कि 90% लोग गलतियाँ करते हैं, सिर्फ 10% लोग ठीक करते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको उस 10% क्लब का एक मेंबर बना दूँ और अगर आप ये ठीक से कर पाए, आप फेफड़ों को ज़्यादा हेल्दी रख पाएँगे और आपके फेफड़े आप थैंक्स बोल रहे होंगे। इस प्रेज़ेंटेशन के एंड पे मैं 3 विनर चुनने की आपको प्रक्रिया बताऊँगा और उनके लिए बड़े स्पेशल रिवॉर्ड हैं। बस इतने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हेलर का इस्तेमाल। इन्हेलर का इस्तेमाल जिन लोगों ने भी डायरेक्टली इन्हेलर को शेक करके अपने मुंह के अंदर डाल के एक्चुएट किया होगा, वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही वो इसके अंदर का दवा निकलता है, वो एक बहुत ही स्प्लिट सेकंड कोऑर्डिनेशन की बात होती है और उस स्प्लिट सेकंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ही हमें उस दवा को तुरंत अंदर खींचना होता है और ये बड़ा आसान काम नहीं है। तो आइडियली इन्हेलर्स को स्पेसर्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, बिना स्पेसर के उसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है? ये जो स्लाइड है ये मेरी नहीं है, ये स्लाइड अस्थमा ऑस्ट्रेलिया की स्लाइड है और इसमें जो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर पेशेंट डायरेक्टली इन्हेलर को लेके अपने मुंह में डालता है तो आप कितना भी अच्छा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करिए, वो एक स्प्लिट सेकंड कोऑर्डिनेशन है साहब, बहुत अच्छे से हो नहीं पाता। दवा जब निकलती है तो मैक्सिमम जाके आपके गले को, आपके थ्रोट को हिट करती है और फेफड़े में जो दवा का जो फ्रैक्शन जा रहा है, वो बहुत ही कम है। जबकि दूसरे तरफ क्या है कि अगर आपने इस इन्हेलर के साथ एक स्पेसर ले लिया है, तो आप क्या करते हैं, आप एक डोज़ इस स्पेसर में निकाल देते हैं और एक बार आपने स्पेसर के अंदर निकाल दिया डोज़, अब ये डोज़ इस स्पेसर की हवा में कैद है और फिर जब आप इन्हेल करेंगे, तो ये जो पूरा डोज़ है, आप फेफड़े में शांति से, आराम से ले पाएँगे और आप खुद देखिए कि जब इस मेथड से लिया जाता है, तो आपके फेफड़े में ड्रग डिपॉज़िशन ज़्यादा ही अच्छी हो रही है, जबकि जब आप डायरेक्टली लेने की कोशिश करते हैं, तो फेफड़े में ये जो ड्रग डिपॉज़िशन है, ये बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। एक चीज़ यहाँ मैं बहुत क्लियर कर दूँ कि मैं रूटीन एक प्रेशराइज़्ड मीटर डोज़ इन्हेलर की बात कर रहा हूँ। मैं ब्रेथ एक्चुएटेड अलग से स्पेशल इन्हेलर्स आती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो ब्रेथ एक्चुएटेड इन्हेलर्स होते हैं, इनमें जैसे ही आप साँस लेना चालू करते हैं, वो इस चीज़ के रिलीज़ मैकेनिज़्म को ट्रिगर करता है और उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों के पास ये ब्रेथ एक्चुएटेड इन्हेलर्स नहीं होते, वो सिंपल से ये इन्हेलर्स होते हैं जिनको हम प्रेशराइज़्ड मीटर डोज़ इन्हेलर्स कहते हैं और आज की जो पूरी जो ये डिस्कशन है, इट revolves around this pressurized meter dose inhalers, not around these breath actuated inhalers. ठीक है? चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया कि अगर मैं स्पेसर के साथ लूँगा, तो दवा को जहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाके काम करेगी, तो उसकी अगर दवा सही जगह पे जाएगी, तो आपके फेफड़े ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये कि कई लोगों के दिमाग में अभी भी है कि जो स्पेसर है, वो सिर्फ़ बच्चों के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपकी कोई भी उम्र हो, चाहे आप बच्चे हों, आप बड़े हों, आप बूढ़े हों, आप एकदम छोटे बच्चे हों, पेसर सबको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सिंपल सा
प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर यूज करते हैं। इससे आपकी दवा का ड्रग डिपोजिशन जो है वो फेफड़ों में ज्यादा अच्छा होगा, आपकी बीमारी ज्यादा अच्छे कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं तो उनमें पेसर के साथ हम एक मास्क की बात करते हैं। देखिए, इस पेसर के इस्तेमाल के लिए ये जरूरी है कि आप इसका एक माउथ पीस है, आपने इनहेलर का एक डोज आपने इसके अंदर एक्चुएट किया, आपका एक डोज इसमें निकला और उतने के बाद इस एंड को आप मुंह में रख के एयर टाइट सील बनाते हैं और हवा आप अंदर खींचते हैं। तो उसके लिए मैं आपको समझा पाना चाहिए कि आपको एयर टाइट सील रखनी है और अंदर खींचनी हवा है। बहुत जो छोटे बच्चे होंगे उनको हम ये चीज नहीं समझा पाएंगे। बच्चे को सक करना और ब्लो करना, उसके बीच का अंतर आना चाहिए। अगर उस बच्चे को सक करना और ब्लो करने के बीच का अंतर पता है तो मैं उसे एक सिंपल सा स्पेसर लेकर के दे सकता हूँ। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली लेस देन 4 इयर्स, उन्हें सक करना और ब्लो करने के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता और पेरेंट्स को जब हम पूछने बैठेंगे ना तो उनको ऐसे बात नहीं समझ में आएगी। उनके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप ये पूछ लीजिए कि क्या अगर मैं ग्लास में जूस भर के दे दूं तो बच्चा स्ट्रॉ से पी सकता है? अगर बच्चा स्ट्रॉ से पी सकता है तो उसे सक करना आता है और अगर उस पानी के अंदर अगर वो ब्लो करके बुलबुले बना सकता है तो उसे ब्लो करना आता है। तो जिस बच्चे को एक्सक्यूज मी जो स्ट्रॉ से पानी पी पाता है और जो बुलबुले बना पाता है, उस बच्चे को मैं ये सिंपल सा पेसर लिख करके दे सकता हूँ। और जो बच्चा ये नहीं कर पाता उसके लिए मैं क्या करूंगा कि स्पेसर विद मास्क लूंगा और उसके फेस के ऊपर हम नाक और मुंह को कवर करते हुए ये एक एयरटाइट सील फॉर्म कर देते हैं। जब ये बच्चा सांस लेगा तो ऑटोमेटिकली जब ये एयरटाइट सील होगी तो पूरी की पूरी हवा वो इसी चेंबर में से लेगा और दवा उसके फेफड़ों में जाकर के डिपॉजिट होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एयरटाइट सील उसके नाक और मुंह के ऊपर जब ये रख रहे हैं तो एक एयरटाइट सील मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। जनरली 4 साल से छोटे बच्चों में हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और जनरली 4 साल से बड़े बच्चों में हम सिंपल सा स्पेसर यूज़ कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत से बेबीज़ ऐसे भी आते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कि स्पेशल बेबीज़ होते हैं और वो फिर उनकी कितनी भी उम्र हो, उनको समझा पाना संभव नहीं होता कई बार। और अगर उस बच्चे की समझ थोड़ी लिमिटेड है, तो इवन बड़ों में भी हम इनका इस्तेमाल करने की बात करेंगे क्योंकि गोल ये है दवा फेफड़े में ज़्यादा अच्छे से डिपॉज़िट होनी चाहिए। जब हम बहुत ही छोटे बेबीज़ की बात करते हैं जो जस्ट कपल ऑफ मंथ्स हैं, देखिए जब बच्चा अंदर इसके ऊपर जब हम एयरटाइट सील फॉर्म कर देते हैं और जब बच्चा साँस लेता है ना, तो इसके अंदर एक वाल्व है जो खुलता और बंद होता है, उससे मुझे पता चलता है कि बच्चा साँस ले रहा है और जब वाल्व बंद है वो एक्सपायर कर रहा है, वो एक्सहेल कर रहा है और जब वो इन्हेल कर रहा है तब ये वाल्व खुलता है और मुझे पता है कि इसके अंदर की जो दवा है वो बच्चे के फेफड़े में जा रही है। बट कई हमारे बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, जस्ट फ्यू मंथ्स वाले, उनमें कई बार वो जब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं तो इतनी तेज वो सांस ही नहीं ले पाते कि ये वाल्व खुले। ऐसे केस में मुझे ऐसा स्पेसर विद मास्क चाहिए जिसको अगर मैं खाली टिल्ट कर दूं तो ग्रेविटी के इफेक्ट से वो वाल्व खुल जाता हो। बहुत सारे स्पेसर्स ऐसे आते हैं जिनमें ये चीज़ नहीं होता, जो फिश माउथ वाले होते हैं वो ऐसा करने पे नहीं खुलते। मुझे वो स्पेसर चाहिए इन छोटे बेबीज़ के लिए जिसको अगर मैं वर्टिकल कर दूं, टिल्ट कर दूं तो ये वाल्व अपने आप खुल जाए और एटलीस्ट कुछ तो डोज उस बच्चे को मिल जाए। तो बहुत ही छोटे बच्चों में स्पेशली 4 साल से छोटे जिनको इन्हेल और एक्सहेल या सक ब्लो के बीच का अंतर नहीं पता, उनके लिए तो इन्हेलर, स्पेसर एंड मास्क होना ज़रूरी है। आई होप मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। अगली चीज़ अगली चीज़ ये है कि जो आप इन्हेलर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्या वो खाली तो नहीं है? और देख के बड़ा बचकाना सा सवाल लग सकता होगा, लेकिन जब तक ये मेरे 3-4 स्लाइड्स खत्म होंगे, आप खुद बताइएगा कि इसमें से कितनी गलतियाँ आप करते हैं इन्हेलर के एम्प्टी है कि नहीं, ये जज करने के लिए। इसके पहले कि ये डिस्कशन आगे बढ़े, हल्का-सा आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अंदर एक कैनिस्टर होता है, इस कैनिस्टर में एक तो दवा है और दवा एक प्रोपेलेंट के अंदर डिज़ॉल्व्ड है। फिर जब आप एक्चुएट करते हैं, तो ये दवा बाहर निकलती है, बीच में एक मीटरिंग चेंबर होता है। तो पहले ये जो डिज़ॉल्व्ड दवा है इस प्रोपेलेंट में, वो मीटरिंग चेंबर में जाती है
और फिर एक बार एक्चुएशन करने पे एक डोज आपका बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो दवा के अलावा इसके अंदर एक लिक्विड प्रोपेलेंट है जो लिक्विफाइड है। ठीक है, और बाहर आके वो तुरंत गैस बन जाता है। तो एक तरीका ये हुआ करता था पहले कि लोग ये करते थे कि इसको लिया, आपने कैनिस्टर निकाला और आपने पानी में डाल दिया। अगर ये डूब गया तो अंदर डोज था, और अगर ये तैर रहा है तो उसके डोज खत्म हो गए। इसको नाम दे देते हैं द फ्लोट टेस्ट। ठीक है, अ, अब इसमें दवा, अगर मान लीजिए कंपनी ने बोला है कि 120 मीटर्ड डोजेस हैं, तो उन्होंने 120 डोजेस ही डाले हैं। ठीक है, लेकिन उसमें प्रोपेलेंट अच्छा खासा हो सकता है। तो अगर आपके एक बार 120 डोजेस निकल गए हैं, तो भी अंदर हो सकता है कि प्रोपेलेंट काफ़ी मात्रा में पड़ा हो, और अगर प्रोपेलेंट ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो ये डूब भी सकता है, भले अंदर की पूरी दवा निकल गई हो। ठीक है? तो इसके डूबने और तैरने से डिसाइड मत करिए। और दूसरा, अगर आप इन इन्हेलर्स का जो इन्फॉर्मेशन लीफलेट आता है उसको ध्यान से पढ़ें, तो अधिकतर इन्फॉर्मेशन लीफलेट पे अब मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि इन्फॉर्मेशन होगी कि इस चीज़ को इवन मॉइस्चर के के कॉन्टैक्ट में ना आने दें। पानी में डुबाना तो दूर की बात, आपका ये खराब हो जाएगा। ठीक है? तो इसको पानी में डालने वाला सिस्टम जो था वो बिल्कुल पुरानी बात है, और उसको हम बिल्कुल फॉलो करने की बात नहीं करते। दूसरा, कई लोगों को लगता है कि हाँ, हमने इसको अच्छे से शेक किया और एक काम करते हैं, एक स्प्रे करके देख लेते हैं। स्प्रे निकला मतलब दवा है। मेरे को आवाज़ भी आई और मैंने गैस भी बाहर निकलते हुए देखी, मैंने स्मोक निकलते हुए देखा, तो अंदर दवा होगी ही होगी। मैंने फिर से आपको बोला था, देखिए साहब, 120 डोज़ेज़ अगर कंपनी ने बोला है, इसमें 120 डोज़ेज़ हैं, तो उसने उतनी ही दवा डाली है, लेकिन उसके अलावा प्रोपेलेंट भी है। जब आप एक्चुएट करते हो, तो दवा कितनी बाहर आ रही है, आपको ये नहीं पता चलता। प्रोपेलेंट तो बाहर आ रहा है, बट उसमें दवा थी कि नहीं, किसे पता? एक पुरानी एक स्टडी थी जिसमें ये देखा गया कि जितने डोजेस बोले गए हैं ना, उन डोजेस के बियॉन्ड, उसके आगे भी 86% एक्स्ट्रा जब हमने इसको एक्चुएट किया, तो गैस बाहर निकली, आपको आवाज़ सुनाई दी, बट जो निकला वो प्रोपेलेंट था लार्ज, उसमें दवा थी ही नहीं। तो आपको लगा कि अंदर से गैस बाहर निकल रही है, तो अंदर दवा होगी ही होगी, नहीं, वो दवा नहीं थी, वो सिर्फ प्रोपेलेंट था। और अगर 120 डोज़ेज़ थे, तो अंदर 120 डोज़ेज़ ही हैं, उतने के बाद ये चीज़ खत्म हो गई है, और आप जो लिए जा रहे हो वो खाली प्रोपेलेंट है, तो आपका कंट्रोल ठीक कैसे रहेगा? ये एक कॉमन गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। मेरे को इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा कि ये गलती आप करते हैं कि ये गलती आप नहीं करते हैं। एक और तरीका है द शेक टेस्ट। ठीक है? तो ये उठाया कैनिस्टर, अ, हिलने की आवाज़ आ रही है फ्लूइड के, और मेरे को फ़ील भी हो रहा है कि अंदर फ्लूइड हिल रहा है। ठीक है? तो अंदर पक्का दवा बाकी होगी। मैंने फिर से वही जो पिछले स्लाइड पे जो लॉजिक था, अंदर अब खाली प्रोपेलेंट बचा हुआ है, दवा खत्म हो गई है, तो भी आपको शेक टेस्ट पे यही लगेगा कि दवा बाकी है। ये एक वैलिड तरीका नहीं है जानने का कि इसके अंदर एडिक्वेट दवा की डोज़ेज़ अभी भी बाकी हैं कि नहीं। तो और क्या है, ये बड़ा आइडियल तरीका है मैनुअल काउंटिंग, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मैं भी इन्हेलर्स यूज़ करता हूँ, बट मैं एक-एक डोज़ काउंट करने नहीं बैठता। अब मैं इसे किसी भी, अगर मैं किसी पेशेंट को अगर ये एडवाइस भी दूँगा, तो मैं जानता हूँ मेरे उस एडवाइस का रियल वर्ल्ड में कोई फॉलो नहीं करने वाला। तो एक-एक डोज़ तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक काम कर सकते हैं कि जब आप एक नया इन्हेलर लेके आएँ, तो उसके ऊपर एक लेबल लगा दीजिए कि इतने तारीख को खरीदा था और लगभग इस डेट तक वो फिनिश हो जाएगा। मान लीजिए एक 120 डोज़ेज़ हैं इसमें, अगर 120 डोज़ेज़ हैं, तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं सुबह-शाम एक-एक डोज़ अगर ले रहा हूँ, तो 60 दिन डेज़ चलने चाहिए। तो किस दिन मैंने इस्तेमाल करना चालू किया, मैं वो डेट लिख दूँगा, और उसके बाद उसमें 60 डेज़ ऐड करके 1 लिख दूँगा, तो उतने पे मेरे 120 हो गए, क्योंकि मैं 1 दिन में 2 पफ्स यूज़ कर रहा हूँ, एक सुबह, एक शाम को। तो ये एक रीज़नेबल तरीका है, जिससे मैं जान सकता हूँ, इसके अंदर डोज़ेज़ बचे हैं कि डोज़ेज़ नहीं बचे हैं। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम आपको जब एक अस्थमा एक्शन प्लान देते हैं, तो उस अस्थमा एक्शन प्लान में बड़े वेरिएबल डोज़ेज़ होते हैं। ग्रीन ज़ोन का अलग ट्रीटमेंट, जब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो आप सिर्फ़ इतना डोज़ यूज़ करेंगे। येलो डोज़, आपकी तबीयत थोड़ी-सी ज़्यादा खराब होनी चालू हुई, तो येलो ज़ोन के अंदर हम आपको थोड़ा डोज़ बढ़ा देने की बात करते हैं। और उसके बाद अगर आप रेड ज़ोन में हैं, यानी कि अब आपको साँस लेने में दिक्कत हो रही है,
तो इसमें आपको और ज़्यादा डोज़ लेना पड़ता है। तो हम आपको अस्थमा एक्शन प्लान के तौर पे 3 अलग-अलग डोज़ेज़ लिख के देते हैं। अब मान लीजिए बीच में कुछ दिन आप येलो ज़ोन में थे, कुछ दिन आप रेड ज़ोन में थे और आपने ज़्यादा दवा का इस्तेमाल कर लिया, तो ये डेट वाला तरीका तो वैलिड नहीं है, ठीक है? तो ये इस मेथड की एक लिमिटेशन है, बट फिर भी आपको मोटा-मोटी एक ग्रॉस एक अंदाज़ा होता है कि इतने तारीख को खोला था तो इतने तक खत्म हो गया होगा और उतने के बाद जो निकल रहा है वो जस्ट प्रोपेलेंट है और उसमें दवा है नहीं। एक ज़्यादा बेहतर तरीका है डोज़ काउंटर का। अब हमारे यहाँ जो इन्हेलर्स आते हैं ना, इनके आगे एक डोज़ काउंटर होता है और उस डोज़ काउंटर के ऊपर एक नंबर आ रहा होता है। जैसे इस पिक्टोरियल में जो हमने लिया है, उसमें 200 मीटर डोज़ेज़ हैं अंदर, इसके अंदर। मैं जो ये लेके बैठा हूँ इसमें लाइक अराउंड 120 मीटर डोज़ेज़ आते हैं। तो आप देख लीजिए उसमें कितने डोज़ेज़ हैं और ये जो नंबर है वो ये ग्रॉसली बताता है कि अंदर कितने डोज़ेज़ बाकी हैं। तो जैसे 200 है, फिर 180 आया, फिर 160, 140, 20-20 करके अधिक हमारे यहाँ जो इन्हेलर्स मिलते हैं उसमें 20-20 से डोज़ काउंटर कम हो रहा होता है और जितने उसके ऊपर नंबर डिस्प्लेड है, उतने डोज़ेज़ अभी बाकी हैं। जब ये 40 आने लगता है, तो कलर उसका रेड की तरफ चेंज हो रहा होता है और जब वो 20 पे आ जाता है, तो कलर एकदम रेड हो जाता है। तो बताऊँ जब 40 पे आ रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है, वो आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आपका इन्हेलर खत्म होने वाला है, आप नया इन्हेलर लेकर के आ जाइए और जब 20 पे आ जाए और जो पूरा का पूरा रेड हो जाए, तो मैं अपने पेशेंट्स को यही सिखाता हूँ कि आप 0 आने का इंतज़ार नहीं करेंगे और ये मैं आगे चल के आपको एक टेल ऑफ इफेक्ट बताने वाला हूँ। तो हम 0 आने का इंतज़ार नहीं करते, मैं तो 20 पे ही बोलता हूँ कि आप अपना इन्हेलर डिस्कार्ड कर दीजिए और एक नया इन्हेलर लेके आ जाइए। तो ये एक डोज़ काउंटर वाला मेथड है, बड़ा आइडियल है, ये बड़ा अच्छा है। बट इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे हर मशीन कभी-कभार मिसबिहेव कर सकती है, ये डोज़ काउंटर भी कभी-कभार मिसबिहेव कर सकता है। तो कभी-कभार ये स्टक हो गया होता है। मेरे कुछ पेशेंट्स ने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि वो दबाते हैं, ठीक है, 3-4 महीने से यूज़ किए जा रहे हैं, बट उसमें 120 का 120 अभी भी उसमें डोज़ काउंटर बता रहा है। वो आपका डोज़ काउंटर साहब स्टक हो गया, वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा। अब इसका क्या तरीका है? तरीका ये है कि साहब डोज़ काउंटर पे भरोसा करिए, यूजुअली ठीक से काम कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल है गलत होने का, तो आप किस डेट को आपने खरीदा है, इस्तेमाल करना चालू किया है और किस डे तक लगभग खत्म हो जाएगा, उसके लिए भी आप एक लेबल चिपका दीजिए और फिर आपके कितने डोज़ेज़ आप जब यूज़ कर रहे हैं, तो डोज़ काउंटर आपको कितने डोज़ेज़ बता रहा है और आपने जिस तारीख से खरीदी हुई है, उसके साथ अगर आपने मोटा-मोटी यूज़ किया है, तो आपको एक ग्रॉस एक अंदाज़ा लगते रहता है कि हाँ, ये दोनों नंबर्स मैच कर रहे हैं। अगर ये दोनों नंबर्स मैच कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे सही तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज़ करने का कि मेरा डोज़ काउंटर ठीक काम कर रहा है कि नहीं और अंदर कितनी डोज़ेज़ बची हुई हैं। एक और चीज़ जो लोग कई बार जल्दबाजी में करते हैं, वो ये होता है कि वो ठीक से शेक नहीं करते। अगर आप ठीक से शेक नहीं करेंगे, तो देखिए हम लोग कई बार वो सस्पेंशंस लेके आते हैं, जिनमें दवाइयाँ होती हैं और वो धीरे-धीरे नीचे सेटल कर गई होती हैं, बट क्योंकि वो ग्लास के बॉटल्स होते हैं, आपको बड़े आसानी से दिख जाते हैं। ये एक बहुत ही प्रेशराइज़्ड कंटेनर है, तो ग्लास तो हो नहीं सकता था। इसके लिए आपको मेटालिक बॉडी ही चाहिए और मेटल्स ट्रांसपेरेंट होते नहीं हैं। तो इसके अंदर जो दवा है, वो अगर वो एक सस्पेंशन है, तो दवा नीचे सेटल कर गई होगी और ऐसे में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यूनिफ़ॉर्मिटी ऑफ डोज़ डिलीवरी जैसा कुछ है ही नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसको हर बार अच्छे से आप शेक करेंगे, सो दैट अगर अंदर दवा अगर सस्पेंशन है और वो सेटल भी हो गई हो, तो एक यूनिफ़ॉर्म सॉल्यूशन बन जाए उस समय के लिए और यूनिफ़ॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और फिर उसके बाद आपको एक अच्छे से डोज़ डिलीवर हो। टाइमिंग, टाइमिंग समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने आपको इन्हेलर का स्ट्रक्चर दिखाया था कि इसमें ये कैनिस्टर है, कैनिस्टर में आपका प्रोपेलेंट भरा हुआ है और अंदर एक मीटरिंग चेंबर है। तो दवा पहले उस मीटरिंग चेंबर में जाएगी और फिर बाहर आएगी। जब तक आपका ये एक बार भी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, पूरा सिस्टम खाली है। तो जब आप पहली बार एक्चुएट करते हैं, तो पूरी दवा आपकी बाहर आती ही नहीं है। यहाँ पे मैंने आई नो हमारी जो दवाइयाँ वो तो कलर्ड नहीं होती, वो ब्लू नहीं होती हैं, वो कलरलेस ही होती हैं। लेकिन ये जस्ट आपको बस एक आइडिया देने के लिए है कि जैसे-जैसे आप सक्सेसिव एक्चुएशंस करते जाती हैं, वैसे-वैसे अमाउंट ऑफ ड्रग जो बाहर आ रही है, वो अमाउंट ऑफ दवाई जो बाहर आ रही है, वो आप देखेंगे तो उसका धीरे-धीरे डोज़ जो है वो बढ़े जा रहा है और 3 से 4 बार जब आप एक्चुएट कर लेते हैं, तब तक वो इतना सिस्टम प्राइम हो गया होता है कि अब आपको पूरा डोज़ मिल रहा है। तो पहले डोज़ से आपको फुल डोज़ नहीं मिल रहा है। तो जब आप नया इन्हेलर खरीदते हैं,
तो उसका प्राइम करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, जब आप 2 सक्सेसिव एक्चुएशंस कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में 30 सेकंड्स टू 1 मिनट का गैप रखना बहुत ज़रूरी है और ये मैं आगे की स्लाइड में आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये क्या है। चलिए, रूल्स ऑफ 4। तो क्या मेरे को हर बार यूज़ करने से पहले 4 पफ हवा में निकाल देने हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग मेरे को सवाल पूछते हैं, आप ठीक से समझे नहीं। पहली बार ही आपको ये करने की ज़रूरत है और उतने के बाद जब आप रेगुलर यूज़ किए जा रहे हैं इस इन्हेलर का, तो आपको बार-बार इसको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 4 पफ हवा में निकालिए। आपके जो इन्हेलर्स हैं वो 2 तरह के हैं, एक प्रिवेंटर है, एक रिलीवर है। कुछ लोगों के लिए कंबाइंड आएगा, जो कंबाइंड आएगा उसमें वही प्रिवेंटर, वही रिलीवर का काम करता है, तो उनको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि कई पेशेंट्स को हम 2 तरह के लिख लिख के देते हैं इन्हेलर्स, प्रिवेंटर अलग, रिलीवर अलग और प्रिवेंटर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपको लक्षण है कि नहीं, आपको हर रोज़ यूज़ करना होता है और रिलीवर जिस समय आपकी तबीयत खराब होती है, आपको सिर्फ़ उस समय यूज़ करना होता है। तो क्योंकि प्रिवेंटर में आपने एक बार प्राइम कर दिया, उसके बाद वो डेली यूज़ हुए जा रहा है, तो इसको बार-बार प्राइम करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो रिलीवर है, आपने मान लीजिए आपने हफ्ते भर यूज़ किया, आपने 1 वीक यूज़ किया, उसके बाद आपने यूज़ करना बंद कर दिया। जब आपने यूज़ करना बंद कर दिया, तो अब इसको फिर से अगर आप मान लीजिए 2 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फिर से एक बार प्राइम करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है? और एक बार आपने प्राइम कर दिया, उसके बाद फिर उस पूरे ड्यूरेशन के लिए जब तक आप रिलीवर को यूज़ कर रहे हैं, दिन में 4 बार जितनी बार भी आपके डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है, तो तब तक आपको बार-बार हर बार फिर प्राइम करने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी भी अगर गैप 4 दिन से ज़्यादा हो जाए, तो आपको 4 पफ हवा में निकाल देने हैं। इसको मैं मेरे पेशेंट्स को रूल ऑफ 4 कहता हूँ, ठीक है? होपफुली मैंने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया होगा। फॉर सम रीज़न अगर आप प्रिवेंटर भी किसी कारण से लेना भूल गए हैं, हालाँकि वो डेली बेसिस पे लिया जाता है, अगर 4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर उससे आपको प्रिवेंटर को भी आपको प्राइम करना पड़ेगा अगले यूज़ के पहले। चलिए, अब इतने के बाद आपने इन्हेलर प्राइम कर लिया, आप नया इन्हेलर लेकर के आए थे और आप इस्तेमाल करने के मूड में आ गए हैं, ठीक है? तो आपने शेक किया, ठीक है? ताकि सॉल्यूशन जो है वो यूनिफ़ॉर्म हो जाए। ये आपने रखा और अब 2 तरीके हैं इस पेसर को यूज़ करने का। एक है जिसे हम डीप इंस्पिरेशन एंड ब्रेथ होल्ड कहते हैं। तो इसमें पहला ये है कि आप पहले फेफड़े को पूरा खाली कर देंगे, आप एक्सहेल कर देंगे, पूरी साँस आप बाहर छोड़ देंगे, सो दैट अगले स्टेप में जब मैं इसके अंदर दवा निकालूँ और फिर अंदर खींचूँ, तो क्योंकि जब मेरा फेफड़ा पूरा शुरुआत में खाली होगा, तो इस पूरे स्पेसर के अंदर का जो डोज़ है, वो मैं एक ही बार फेफड़े के अंदर लेकर के चला जाऊँगा। तो आप पहले एक्सहेल करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पहले एक्सहेल किया, मैंने इसको शेक करके रखा था, एक एक्चुएट किया, इसके अंदर जो दवा थी, वो पूरा मैंने फेफड़े में लिया, 10 सेकंड तक रोक के रखा। अगर आप 10 सेकंड से लंबा रोक सकते हैं, तो आप 10 सेकंड से लंबा रोकिए, ठीक है? सो दैट वो जो एरोज़ोल्स हैं, वो आपके फेफड़े में ढंग से डिपॉज़िट हो जाएँ और फिर आप उठने के बाद एक्सहेल कर दीजिए और आपका ये हो गया। तो नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डीप इंस्पिरेशन, ब्रेथ होल्ड और डीप इंस्पिरेशन ठीक से कर पाएँ, इसके लिए बिगिनिंग आप एक्सहेल करके करते हो, ताकि एक ही बार में आप पूरे के पूरे दवा को फेफड़े में ले लें। जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार ये ब्रेथ होल्डिंग वाला काम ठीक से नहीं कर पाते, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनके लिए हम मल्टीपल टाइडल ब्रेथ्स की बात करते हैं। बेसिकली आप इसको मुँह के अंदर रखेंगे, आप एक एक्चुएट करेंगे, ऑफ कोर्स उसके पहले आपने इन्हेलर को ठीक से शेक किया है और एक्चुएट करने के बाद आप ये करके आप इन्हेल, एक्सहेल की साइकिल्स बार-बार आप रिपीट करते रहते हैं और ऐसा अगर एक बड़ा बच्चा है, 10 इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन की साइकिल्स मेरे लिए बहुत हो जाएँगी और ये बहुत तेज़ी से नहीं करना होता है, बच्चों को स्पेशली और इवन कई बार हम बड़ों को भी सिखा रहे होते हैं, फिर वो अ, डीप इंस्पिरेशन करके ब्रेथ होल्ड नहीं कर पाते, तो बड़े भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं, तो ये दवा ठीक से आपके फेफड़े में नहीं जा रही है। आपको जैसे मैंने बोला आराम से ब्रीथ इन करिए, ब्रीथ आउट करिए। आपको कछुआ बनना है, खरगोश नहीं, ठीक है?
हम सब जानते हैं कछुए और खरगोश की रेस में कौन जीता था। यहाँ पे भी ड्रग इफेक्टिव तभी होगी अगर आप कछुए की तरह काम करेंगे, खरगोश की तरह नहीं। ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे तो नहीं, ये थोड़े कम ही लोग करते हैं कि एक आपने इन्हेलर को ऐसे एक्चुएट किया और आपने साँस लिया, बट कभी-कभार लोग उल्टा करके भी एक्चुएट करते हैं। तो क्या ये उल्टा करके एक्चुएट करना चाहिए? द आंसर टू दैट इज़ नो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब आप इसको सीधा रखते हैं, तो देखिए जो प्रोपेलेंट है ना, वो नीचे है, इसी के अंदर डिज़ॉल्व दवा है, यही आपके मीटरिंग चेंबर में जा रहा है और दवा की डोज़ ठीक से बाहर आ रही है। बट जब आपने इसको उल्टा कर दिया, तो अब क्या हुआ, जो प्रोपेलेंट है वो ग्रेविटी के कारण नीचे आ गया और ये जो गैस जो ऊपर थी, वो अब मीटरिंग चेंबर में चली गई है और ये अब मीटरिंग चेंबर के अंदर घुसेगी और जो बाहर निकल के आएगा, वो तो गैस है। ठीक है? आपको वो साउंड भी आएगी, आपको वो गैस निकलता हुआ पता भी चलेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा दवा थी नहीं, क्योंकि ऊपर तो आपने अब गैस भर दी है। और अगर आप ऐसा कर देते हैं, तो मैं फिर से सलाह दूँगा, क्योंकि अब इस मीटरिंग चेंबर में गैस भर गई है, आपको फिर से 4 बार एक्चुएट करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हो, और मेरी एडवाइस होगी कि ऐसा ना करें, जब भी यूज़ करें, उसको करेक्ट ओरिएंटेशन में यूज़ करें। ठीक है? देन व्हिstलिंग इज़ बैड। बहुत सारे जो स्पेसर्स हैं, उनके जो वॉल्स हैं, वो इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर आप बहुत तेज़ी से अगर आप साँस अंदर खींचेंगे, तो एक व्हिstलिंग साउंड आएगा। अगर इस टाइप का साउंड आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपने बहुत तेज़ी से खींचा, आपको इतनी तेज़ी से नहीं खींचना है। ठीक है? आपको यहाँ पे भी कछुआ बनना है, खरगोश नहीं। आप बहुत तेज़ी से साँस खींचते हैं, तो होता क्या है, जो दवा है ना, वो आपके गले में ज़्यादा चिपक जाती है और फेफड़े तक कम जाती है। एज़ एन एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि एक इसी हिसाब से एक 90 डिग्री का एक टर्न है, एक रोड है, जो ऐसे जा रही है और 90 डिग्री पे मुड़ रही है और उसके ऊपर एक कार चली जा रही है। अगर वो कार स्लोली जा रही है, तो वो उस बेंड को आराम से नेगोशिएट कर पाएगी और वो नीचे इस फेफड़े में चली जाएगी। बट अगर वो बहुत ही फ़ास्ट मूविंग कार है, तो वो जाके यहाँ टक्कर मार देगी, वो यहाँ नीचे तो नहीं जाने वाली। ठीक है? इस चीज़ को हम इनर्शियल इम्पैक्शन कहते हैं। तो स्पेशली जो आपके जो ये जो पार्टिकल्स हैं ना, वो जो लार्ज हैं वो वैसे भी ऊपर ही चिपकते हैं, बट जो बीच के जो कुछ साइज़ के पार्टिकल्स हैं ना, वो हम कितना अच्छा लंग में डिपॉज़िशन करा पाए, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने बहुत तेज़ी से खींचा है या आपने धीरे से खींचा है। तो अगर व्हिस्लिंग साउंड आ रही है, तो आप बहुत तेज़ी से खींच रहे हैं, प्लीज़ डू इट मोर स्लोली। आई होप मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया होगा। आवाज़ नहीं आनी चाहिए यूज़ करने पे, ठीक है? रिपीटेड एक्चुएशंस। अब कई बार हम आपको बोलेंगे कि 2 पफ सुबह ले लो, 2 पफ शाम को ले लो या 1 से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जब आप 1 से ज़्यादा इन्हेलर्स हम लेने की बात करते हैं, तो ये रहा आपका इन्हेलर। अगर आप 2 पफ में ये कर रहे हैं कि साहब आपने 1 पफ निकाला, फिर आपने दूसरा पफ तुरंत निकाला और फिर आपने वो या तो चाहे डीप इन्हेलेशन पे होल्ड किया या 10 बार आपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लिया, तो ये जो मेथड है ना, ये सही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि बेसिकली 30 सेकंड्स टू 1 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर आप बहुत क्विक कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है, 30 सेकंड्स टू 1 मिनट वेट करना है। पहले आप 1 पफ ले लीजिए आपके मेथड से, फिर आप 30 सेकंड्स टू 1 मिनट वेट करेंगे, फिर आप दोबारा लेंगे। अगर आप जल्दी-जल्दी करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने एडिक्वेट टाइम नहीं दिया है, इस मीटरिंग चेंबर को फिल होने का, तो अभी उसमें पूरी दवा आई ही नहीं थी, उसके पहले ही आपने एक्चुएट कर दिया, तो आपको पूरी डोज़ कहाँ मिलेगी? पहला जो आपने स्प्रे किया, उसमें तो आपको फुल डोज़ मिल गया, बट उतने के बाद जो आप बैक टू बैक सक्सेसिव क्लिकिंग किए जा रहे हो, सक्सेसिव एक्चुएशंस किए जा रहे हो, उनमें डोज़ पूरी नहीं निकल रही है, क्योंकि मीटरिंग चेंबर इसके पहले कि भर पाए, आप खाली कर दे रहे हो। ठीक है? तो आपको पूरी डोज़ मिलेगी ही नहीं। इट इज़ देयरफॉर रियली, रियली इम्पोर्टेंट कि आप मिनिमम 30 सेकंड्स टू 1 मिनट वेट करिए। मैं बोलता हूँ 1 मिनट वेट कर लीजिए। आप पक्का ज़्यादा अच्छे से डोज़ दे पाइएगा। देन अनदर थिंग इज़ टेल ऑफ इफेक्ट। मैंने आपको बताया था जब मैं मीटरिंग ये जो डोज़ की बात कर रहा था कि डोज़ काउंटर हम यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि मैं यूजुअली पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि एक बार आपका ये 20 पे आ जाए ना, 40 पे आने पे आप नया इन्हेलर खरीद लीजिए
और 20 पे आने पे ही आप उसको बदल दीजिए, आप 0 तक आने का इंतज़ार मत करिए। क्योंकि एक चीज़ होती है जिसे हम टेल ऑफ इफ़ेक्ट कहते हैं। जब लास्ट के फ्यू डोज़ेज़ बाकी होते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि इसके से जो डोज़ आ रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम डोज़ बाहर आ रही हो। कभी ज़्यादा आती है, कभी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी कम आती है और बड़े रैंडम पैटर्न में आ रही होती है। तो उस समय बहुत सारे इन्हेलर्स में लास्ट 20-25 डोज़ेज़ आपके रिलायबल डोज़िंग नहीं रहती। इस चीज़ को टेल ऑफ इफ़ेक्ट कहा जाता है। तो मैं कहता हूँ कि जब भी लास्ट के 20 डोज़ेज़ बाकी हों, तो उतने के बाद आप अपना इन्हेलर उसी समय बदल दीजिए। उससे ज़्यादा का इंतज़ार मत कीजिए, 0 पे आने का इंतज़ार मत करिए। देन मैंने जब आपको ये दिखाया था कि जब आप दवा ले रही हैं इवन स्पेसर के थ्रू और फेफड़े में दवा ज़्यादा जा रही है, तो भी कुछ दवा तो आपके गले में चिपक ही रही है। और ये जो गले में जो दवा चिपक रही है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली इनके अंदर स्टेरॉइड्स भी होंगे, क्योंकि स्टेरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट दवा होती है आपके अस्थमा के सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए और आपके फेफड़े के अंदर जो ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन है, ऐसा मान लीजिए जो आग लगी हुई है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए ये स्टेरॉइड इन्हेलर्स बहुत ज़रूरी है। बहुत ही टीनी टाइनी डोज़ होता है और अगर आप ठीक से लेंगे, डॉक्टर के बताए हुए तरीके से ठीक से लेंगे, तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आने वाले और उनके लिए हम आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है? लेकिन ये जो गले में जो है यहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन लग सकता है। वो ना हो इतने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ से इस दवा को हटा दीजिए। क्या करेंगे? आपने एक बार जब इन्हेलर आपका हो गया, मान लीजिए आपको 2 पफ बोले थे तो आपने 2 पफ ले लिए, तो उतने के बाद अभी ग्लास लेंगे, ग्लास में पानी है और ये सिंपल पीने वाला पानी है। ना तो गुनगुना गरम, ना नमक डालना है, कोई तामझाम नहीं है, बस ग्लास पानी लीजिए, मुँह में डालिए एंड रिंस एंड गार्गल करेंगे। मैं रिंस एंड गार्गल दोनों चीज़ों की बात करता हूँ। रिंस में क्या कह रहा हूँ कि आपने दवा जो है, आपने जो ग्लास लिया, ग्लास में आपने पानी लिया, पानी आपने मुँह में लिया एंड देन रिंसिंग फॉर मी इज़ ये मैंने रिंस किया एंड देन मैंने कुल्ली बाहर कर दी, ठीक है? दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बट ये जब मैंने रिंसिंग किया, तो ये मैंने पूरे माउथ को क्लीन किया। माउथ का रूफ, माउथ का फ्लोर, मेरे साइड के चीक्स, ये सब मैंने क्लीन किए। बट थ्रोट के लिए क्या? थ्रोट के लिए मेरे को डीपर गार्गल्स करने पड़ेंगे। तो मैंने पानी लिया, मुँह में डाला और जो गार्गलिंग होती है, वो मैंने गार्गलिंग की और डीप गार्गलिंग और फिर उसके बाद मैंने उसको स्पिट आउट कर दिया। ठीक है? जो छोटे बेबीज़ होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो स्पिट आउट ये वो गार्गलिंग नहीं कर पाते, तो उनको हम बोलेंगे बेटा पानी पी लो और सिंपल कोई भी ड्रिंकिंग पानी जो ड्रिंकिंग अ, वाटर होना चाहिए, कोई स्पेशल तामझाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बट हर बार यूज़ करने के बाद आप ये करेंगे सो दैट हम लुक साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकें। ये तो हुआ चलो छोटे मतलब जो थोड़े बड़े बच्चे हैं या एडल्ट्स की बात। लेकिन छोटे बेबीज़ का क्या? जिनमें हमने मास्क का इस्तेमाल किया था। जब हम ये मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो दवा है, वो अब उस बच्चे के जो मास्क के अंदर की जो स्किन है, उस स्किन के कॉन्टैक्ट में आई थी। तो हम ये बोलते हैं कि इतने के बाद आप एक गीला कपड़ा ले लीजिए और उसके मुँह को पोंछ दीजिए सो दैट यहाँ से आप उस दवा को हटा लें और उसके साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर लें। ठीक है। हम जूठे बर्तन में खाना नहीं खाते। हर बार खाना खाने के बाद हम बर्तन धोते हैं। वैसे ही जब आपने ये यूज़ किया, तो जो इसका माउथपीस था, इसके माउथपीस पे अब आपका सलाइवा लगा हुआ है, ये मेरे लिए जूठा है। तो आप फिर एक क्लीन क्लॉथ लेंगे, सिंपल पीने वाला पानी, उसके अंदर डिप किया और इसको पोंछ लिया। ये हर बार यूज़ के बाद होना चाहिए। एवरी टाइम आपको ये माउथपीस बाहर से क्लीन करना है। ठीक है? तो ये तो हुआ हर बार यूज़ करने के बाद हमने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। मुँह के अंदर के एंड को क्लीन करना है, छोटा बच्चा है तो फेस क्लीन करना है और आपको स्पेसर का माउथपीस क्लीन करना है। ठीक है? ये तो डेली मेंटेनेंस हुआ। जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, उनका एक रेगुलर मेंटेनेंस होता है, वैसे ही आपके इन्हेलर के और स्पेसर का भी मेंटेनेंस आता है जो वीकली बेसिस पे आपको करना होता है। तो इन्हेलर को कैसे क्लीन करते हैं? ये बहुत सारे लोग क्लीन नहीं करते और अगर आप ये गलती करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो के एंड पे कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आप में से कितने लोग इन इन्हेलर्स को ठीक से क्लीन करते हैं। ये आपने निकाला, ये किया और फिर आपने नलका खोल दिया और नलका खोल के आपने उसको पानी उसके थ्रू 30 सेकंड्स टू 1 मिनट निकल जाने दिया। ठीक है? एक बार 30 सेकंड्स टू 1 मिनट वो निकल गया, फिर आप क्या करते हैं कि आप इसको ले करके
झटक देते हैं, झटक करके रात भर इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद जब रात भर के बाद आप सुबह अगले दिन उठें और ये पूरा सूख गया हो, हाँ, इसके अंदर मेरे को कोई मॉइस्चर नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ हो गया है, गीला बिल्कुल नहीं है, तब मैं इस कैनिस्टर को लेके इसके अंदर डाल दूँगा और ये फिर से रेडी फॉर यूज़ हो गया है। ठीक है? तो मॉइस्चर तक अंदर नहीं होना चाहिए। तो जो लोग जो फ्लोट टेस्ट करने बैठते हैं ना, वो तो बहुत बड़ा कांड कर रहे हैं मेरे लिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये लेकर के आपको मॉइस्चर भी जब देख लीजिए कि नहीं है, उसके बाद इसको कैन आप रिप्लेस करेंगे। ठीक है? ये कितना करना है? वीकली 1 बार। अब करने की ज़रूरत क्या है? अब देखिए करने की ज़रूरत ये है कि जो आपका ये जो एक्चुएटर है, उसके जब आप अंदर देखेंगे ना, तो अंदर एक छोटा-सा होल होता है। और जैसे हमारे कई बार घर की जो पाइप्स होती हैं ना पानी की सप्लाई की, अगर बहुत हार्ड वाटर आता हो तो टाइम के साथ धीरे-धीरे उसके अंदर सॉल्ट जम जाता है। वैसे ही इसमें भी ना जो ये एक्चुएटर है, एक्चुएटर के अंदर पार्टिकल्स डिपॉज़िट हो सकते हैं और उससे जो एक्चुएटर की जो ओपनिंग है उसका साइज़ चेंज हो जाता है। और जो एक्चुएटर नोज़ल का जो डायमीटर है ना, वो डिसाइड करता है कि जो एरोज़ोल्स निकलेंगे, जो अंदर से जो ड्रग के जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उनकी साइज़ क्या होगी। इसके छेद पे, इसके होल के साइज़ पे जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ड्रग की, उसकी साइज़ डिटरमाइन करती है और वो पार्टिकल की साइज़ ये डिटरमाइन करती है कि वो चिपकेंगे कहाँ आपके? आपके वो खाली गले में चिपक के रह जाएँगे, कि साँस की बड़ी-बड़ी नलियों तक जाएँगे, कि फेफड़े में अंदर तक जाएँगे। तो वो बहुत, बहुत मेजर पीस ऑफ इंजीनियरिंग है। ये सिंपली डिज़ाइन्ड कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ध्यान हमें ये रखना है कि इसका जो साइज़ है ना, ये चेंज ना हो। तो हफ्ते में 1 बार अगर आप धो देंगे, तो जो भी अंदर चीज़ें डिपॉज़िट हुई होंगी, वो साफ़ हो जाएँगी, ठीक है? तो ये करना चाहिए। कई बार लोग अंदर लेकर के पिन मार के खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप डायमीटर का ना साइज़ चेंज कर दोगे और फिर उसके बाद अब आपको कितनी दवा आपके फेफड़े तक पहुँच रही है, हम में से किसी को नहीं पता। तो ये पिन मारने वाली हरकत नहीं करेंगे साफ-सफाई के नाम पे। हफ्ते में बस 1 ही बार धोना है। मैं बोलता हूँ सैटरडे नाइट टू सैटरडे नाइट आदत बना लो। आप इन्हेलर के इस एक्चुएटर को भी धो लो और आप उस दिन आपने अपने स्पेसर को भी धो लो। स्पेसर को धोने का क्या है? तो स्पेसर को धोने का ये तरीका है कि आपने दोनों पार्ट्स को सेपरेट किया, एक टम्बलर में पानी लिया और पानी में लेकर के इसको खंगाल दिया, ठीक है? आप प्लेन पानी ले सकते हो या उसमें बिल्कुल मिनिमल सा डिटर्जेंट डाल सकते हो, ठीक है? और फिर ये करने के बाद आप फिर से इसको झटक दो और इसको डिप ड्राई करने को छोड़ दो। फिर जब मान लो अगर आप सैटरडे नाइट को कर रहे हो, ड्रिप ड्राई करने को छोड़ दो, सवेरे उठो, हाँ, पूरा सूख गया है, ठीक है, तो भई रेडी फॉर यूज़ फॉर नेक्स्ट डे। ये भी आपको हफ्ते में 1 बार करना है। अब ये करने में लोग गलतियाँ क्या करते हैं? मेरे को गर्म पानी नहीं चाहिए, ठीक है? ये प्लास्टिक मटीरियल है, अगर आप गर्म पानी यूज़ करेंगे, तो आप इस प्लास्टिक मटीरियल को खराब कर देंगे, तो मेरे को खौलता पानी नहीं चाहिए। प्लेन सिंपल पानी बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें थोड़ा-सा डिटर्जेंट डाल सकते हो, बहुत ही माइल्ड सा, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। और एक चीज़ जो मैं ख़ास करने के लिए मना करता हूँ, ये है कि इसको लेकर के ना, जैसे लोग ग्लास को साफ़ करते हैं ना, पकड़ के अंदर से पकड़ के माँज दिया, ये काम नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे, तो ये आपने गड़बड़ी कर दी। होता क्या है कि इसके अंदर ये जो इंडिया में जो हमारे पास आता है ना, ये बहुत ही ये इस कंपनी का, हालाँकि मैं नाम नहीं लूँगा, ये एक अंदर इसका जो बहुत स्पेशल मटीरियल है, अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप नहीं होंगे इसमें, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको रब करते हैं, तो आप करते हो क्या, ये आप एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटिंग प्रोसीजर कर रहे हो। हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो कंघी लेते थे या स्केल लेते थे, बालों के ऊपर रगड़ा और कागज़ के छोटे-छोटे पीसेस के ऊपर ला के रख दिया, तो वो आके उसमें चिपक जाते थे, वो कागज़ के पीसेस उसमें आके चिपक जाते थे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेज़ आ गए। वैसे ही अगर आपके रगड़ने से अगर आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटिंग प्रोसीजर कर दिया ना, तो जो दवा जो आप स्प्रे से निकाल रहे हो, जो इन्हेलर से निकाल रहे हो, उसके साइड वॉल पे चिपक जाएगी। और फिर उसके बाद जो आप स्पेसर से जो ले रहे हैं, उसमें साहब हवा ही है, दवा तो आपके साइड वॉल पे ज़्यादा चिपक गई है। तो ऐसा ना हो, इतने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटिंग प्रोसीजर वाला काम नहीं करना है। आपको सिर्फ़ खंगाल लेना है, झटक दो और उसके बाद ड्रिप ड्राई करने को छोड़ दो। सवेरे उठो संडे को, आपका बिल्कुल ये सूखा हुआ है, रेडी फॉर यूज़ अगेन है। ठीक है? होपफुली मैंने ये इन्हेलर क्लीनिंग ठीक से आपको समझा दिया है और ये भी हफ्ते में 1 बार करना है। एक चीज़ और है, इनको आपको डिस्कार्ड कब करना है? तो हर मैन्युफैक्चरर का अपना ये होता है, मैं जो यूज़ कर रहा होता हूँ उसमें 6 मंथ्स में आपको डिस्कार्ड कर देना होता है।
अगर इसमें कोई क्रैक पड़ गया हो, तो भी आप डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है? और तीसरा, अगर इसमें कई बार क्या होता है कि से कुछ ब्राउन कलर दिख रहा होता है, ब्लैक कलर दिख रहा होता है, व्हाइट कलर दिख रहा होता है, येलो कलर दिख रहा होता है। अगर आपके इसमें कुछ डिपॉज़िट्स अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो इसको तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए। कि जब हम इसको इन्हेल एक्सहेल कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो मुँह का जो मॉइस्चर होता है, वो भी इसके अंदर जाता है और इसके अंदर फंगस लग सकता है और फंगस फेफड़े में नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपको वैसे कुछ कलर डिपॉज़िट्स दिख रहे हैं, तो उसको लेकर के तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए, अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। 6 महीने हो गए हों तो, या अगर इसमें कोई क्रैक पड़ गया हो तो, ऐसे में आप 6 महीने के पहले भी इसको डिस्कार्ड कर देंगे। चलिए, मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि कुछ बोनस रिवॉर्ड है, तो आज मैं एक फर्स्ट टाइम एक बोनस देने की सोच रहा हूँ और हमारा प्लान ये है कि देखो बहुत से लोग मेरे को बहुत दूर-दूर से दिखाने आते हैं, लेकिन सब लोग अहमदाबाद पहुँच पाएँ और काफ़ी दूर-दूर से पहुँच पाएँ आज की तारीख में मतलब उसमें ट्रैवलिंग में काफ़ी पैसा लगता है, होटल में रुकना पड़ता है, आप कहीं और रुकने की अपना इंतज़ाम करते हो, ट्रैवलिंग का खर्चा है, फिर डॉक्टरों की फीस, ठीक है? मैं 3 लकी विनर्स चूज़ करने के प्लान में हूँ, मूड में हूँ कि उसके लिए मैं 3 लोगों को ऑनलाइन आपके घर बैठे-बैठे प्रोवाइडेड जस्ट अस्थमा की आपको बीमारी हो, मैं आपको फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन 3 लकी विनर्स को देने के मूड में हूँ। लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें। देखिए, मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ लेकिन और आपको हेल्प भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब तक आप अपने आप को हेल्प नहीं करिएगा, मेरे हेल्प करने से कुछ नहीं होगा और ये भी रिवॉर्ड देना एक इसी दिशा में एक पहल है कि आप खुद की मदद करिए। तो मैं 3 लोगों को चुनूँगा और उसके लिए ये है कि आपके कमेंट सेक्शन में आपको मैं अगले 2 सवाल पूछने वाला हूँ, उनके आपको जवाब देने हैं। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस आपके जवाब सही होने चाहिए। तो एक आपको जवाब देना है और दूसरा सवालों का जो जवाब है वो सही होना चाहिए। गलत जवाब पे मैं आपको चूज़ नहीं करूँगा और या तो 100 कमेंट्स या 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस वीडियो जो भी पहले हो जाता है, उतने पे जितने लोगों ने सही जवाब दिया होगा, उनमें से हम एक लकी ड्रॉ कर लेंगे और लकी ड्रॉ करके मैं 3 लोगों को सेलेक्ट कर लूँगा। हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और उसके बाद किसी एक संडे के दिन हम बैठ के आपका एक डिटेल्ड ऑनलाइन अस्थमा का कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर बैठे-बैठे, आपके घर की सहूलियत के साथ हो जाने वाला है। तो आपके अब सवाल क्या हैं? ठीक है? मेरे 2 सवाल हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट हाउस डस्ट माइट्स? आई नो ये वीडियो हाउस डस्ट माइट्स का नहीं था, बट मैंने एक हिंट दे रखा है कि कौन से वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और आपको जो चूज़ करना है वो करेक्ट नहीं इनकरेक्ट आंसर है। पहला है डस्ट माइट्स आर प्रेजेंट इन मैट्रेसेस और आपको इनकरेक्ट आंसर चूज़ करना है। दूसरा एंटी एलर्जेनिक कवर्स शुड प्रेफरेबली बी ज़िपर्ड यानी कि जो हम उनके लिए जो मैट्रेस के लिए जो कवर लेते हैं, आइडियली उनमें ज़िप लगा हो ताकि वो चारों ओर से कवर कर पाएँ। और तीसरा ह्यूमिडिटी हैज़ नो रोल इन डस्ट माइट एलर्जी मैनेजमेंट। ह्यूमिडिटी से क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो डस्ट माइट्स हैं। ठीक है? तो इन तीनों में से एक ऑप्शन गलत है। अगर आपको आंसर जानना है, तो आप इनमें से एक वीडियो देख सकते होंगे, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। और ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि अगर आप लोग खुद को एजुकेट करोगे, तभी मेरे इन वीडियोज़ बनाने का कोई फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट इनहेलर्स? ये जो हमने आज जो लेक्चर लिया, ये इसके ऊपर से है। एडल्ट्स डोंट नीड स्पेसर्स व्हेन यूजिंग प्रेशराइज्ड एमडीआईज़। एडल्ट्स को स्पेसर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे मुँह के अंदर इन्हेलर लेके यूज़ कर सकते हैं। द गैप बिटवीन 2 इन्हेलर डोजेज शुड बी मोर देन 30 सेकंड्स। अगर हम 2 बार इन्हेलर को एक्चुएट कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो गैप है, वो 30 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा, इन्हेलर्स आल्सो नीड क्लीनिंग वन्स एवरी वीक। इन्हेलर को भी हफ्ते में 1 बार धोने की ज़रूरत तो ज़रूर है, ठीक है? इन दोनों में ही आपको इनकरेक्ट आंसर मेरे को बताना है और आप कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मैं आपको कुछ भी एजुकेट कर सका क्योंकि मैं जानता हूँ 90% लोग कोई ना कोई गलती तो कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। वीडियो पे कमेंट करके मेरे को ये ज़रूर बताने की कोशिश करिए कि क्या इतनी जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स बताई और ये एक एग्ज़ॉस्टिव लेक्चर नहीं था, क्योंकि वो तो हम जब भी आप हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, हम आपको देख करके चेक कर रहे होते हैं कि आपकी इन्हेलर टेक्नीक में कोई गलती है कि नहीं।
लेकिन तो भी जो सबसे कॉमनेस्ट जो बड़ी-बड़ी गलतियाँ हैं, वो मैंने ज़रूर बताने की कोशिश की है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने कोई चीज़ सीखा कि नहीं? ज़रूरी नहीं है कि आप बताएँ कि आप क्या गलती करते थे, बट फिर भी अगर आप कमेंट करके ये बता सकें कि आप कोई गलती करते थे कि नहीं, तो मुझे वाक़ई जान के अच्छा लगेगा कि मैंने वाक़ई ठीक टॉपिक पे वीडियो बनाया है। अगर आपको लगता है कि किसी पेशेंट को इन वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें और अगर आपको इस चैनल में वैल्यू लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम इस टाइप के और फ्यूचर में वीडियोज़ बना कर के आते रहेंगे। जब तक नया वीडियो ना बनाऊँ, तब तक के लिए नमस्कार।